अरे अलका उठ जाओ, तेरा मायका नहीं है ये, ससुराल है ससुराल। इतना सोएगी तो कैसे चलेगा ये घर। अरे माँ जी कितना बज गया, मुझे इतनी देर कैसे हो गई। रोहित कहाँ है? कितना क्या बज गया, बस 10 मिनट में सूरज उगता ही होगा। लेकिन तुझे तो एक पैसे की चिंता नहीं है, सारी चिंता मुझे करनी है। अभी सूरज भी नहीं होगा तो मुझे क्यों उठा रही हैं? आप भी जाकर सो जाइए ना। रात ये देर से आए तो हम लोग भी बहुत देर से सोए, और वैसे भी इनका ऑफिस तो 10 बजे का है, आराम से उठेंगे। तेरे पति के ऑफिस के लिए तो कभी उठे ना उठे मुझे उसकी चिंता ही नहीं है। अरे मेरे बेटे का कॉलेज है, उसका टिफिन बना कर दे, और रोहित से बोल रोशनी को छोड़ आए। माँ जी ये कहाँ जाएंगे, रात को कितनी देर से ऑफिस से आए आपको पता है। वो नहीं जा पाएंगे माँ जी, आप पापा जी को बोलिए वो रोशनी को छोड़ आएंगे। हे भगवान, कैसा दिन देखना पड़ रहा है। कल की आई बहू मेरी बेटी के सर पर चढ़कर नाच रही है। अरे मेरी बेटी से किस बात की जलन है ये भी बता दे। अलका, जो कि शादी के बाद से ही सास की हरकतों से परेशान रहती है, उसकी सास अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार से रख रही है। इतनी बड़ी उम्र दराज लड़की को वो ऐसे रखती है जैसे कोई छोटा बच्चा। अलका जैसे तैसे उठती है और किचन में जाकर अपनी ननद के लिए खाना बनाने लगती है। हे भगवान, इतनी मिर्ची, तुझे पता है ना वो ज्यादा मिर्ची नहीं खा पाती। माँ जी ये मिर्ची पूरे खाने के लिए है, सिर्फ रोशनी के खाने के लिए नहीं है। तुझे कितनी बार कहा है रोशनी का खाना अलग बनाया कर, फिर बाकी के घर वालों का खाना बनाया कर। तुझे पता है ना वो कितनी सेंसिटिव है। तो माँ जी आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप ही बना दिया करिए अपनी प्यारी बेटी के लिए खाना। वैसे भी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसका खाना अलग बनाऊं और बाकी के घर वालों का अलग। आप ऐसा करिए, आप उसका खाना सुबह उठकर बना दिया करिए, जब मैं उठूंगी तो बाकी के घर वालों का खाना बना दूंगी। क्यों? ये बोलकर अलका रसोई से निकल जाती है पीछे से। अब मेरी बेटी इतनी सुंदर सुशील और नाजुक है, उसमें वो क्या करे बेचारी। कल की आई भाभी पता नहीं क्यों अपनी ननद से जलती है। यहाँ तो लोग अपनी ननद को अपनी बेटियों की तरफ पालते हैं, लेकिन इसको तो हमेशा से ही रोशनी से जलन हो रही है। तभी वहाँ रोहित आता है। माँ क्या है, कल रात इतनी देर से आया और मुझे सुबह सुबह उठा दिया। फिर तू अपनी बीवी की बोली बोल रहा है ना। लेट आया तो क्या हुआ, तेरी बहन कॉलेज कैसे जाएगी? उसको कॉलेज छोड़ने के लिए तू ही जाएगा ना, और कौन जाएगा? अरे रोशनी की माँ, जरा एक कप चाय तो बना दे। बहू को बोला था, पता नहीं क्यों पैर पटकती कमरे में चली गई। बनाती हूँ, कम से कम आधा घंटा लगेगा। रोशनी जब तक कॉलेज नहीं पहुंच जाती तब तक मैं कुछ नहीं बना सकती। आपको पता है ना, सारे रास्ते उसकी चिंता मुझे लगी रहती है कि वो पहुंची कि नहीं पहुंची। अरे लेकिन वो रोहित के साथ जा रही है ना, अब भाई के साथ तो बहन सुरक्षित ही रहेगी। रोहित पे भी विश्वास नहीं है क्या तुम्हें? बिल्कुल नहीं है, वो भी बीवी का गुलाम है। रास्ते में पटक दिया मेरी बेटी को, तो मेरी बेटी को लेकर तो मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। अरे मेरी बेटी से सब जलते हैं। वो बेचारी, उसका क्या कसूर है? पता नहीं कि उसके नाम से घर के सब लोग चिढ़ने लगे आजकल। वो इसलिए क्योंकि उसे अपने कदमों में खड़ा ही नहीं होने दे रही आप। सबको उसकी बैसाखी बना रखा है, किसी के कंधे पर हाथ रखे बिना वो एक कदम नहीं चल सकती। तभी सास देखती है कि रोशनी आ गई। सास रोहित की बात को अनसुना करते हुए, अरे बेटा तूने ये क्या पहन लिया? अच्छे से ढक ले अपने आप को, कहीं सूरज की एक भी किरण तुझ पर पड़ गई तो तेरा हाथ झुलस जाएगा बेटा। हाँ माँ, मैंने अच्छे से अपने आप को कवर कर लिया है, लेकिन माँ ये बैग ना बहुत भारी है, भैया को बोलो ना उठा ले। रोहित कैसा भाई है तू? तेरी बहन इतना भारी बैग उठाकर चल रही है और तू खड़ा खड़ा देख रहा है। बैग उठा उसका। बेटा रोहित बैग उठाता है, लेकिन ये क्या, बैग तो बहुत हल्का था। माँ ये तो बहुत हल्का है, इसमें तो कुछ है भी कि नहीं? है भैया, मुझे इतना भारी बैग उठाकर ना थकान हो गई। आपको ये हल्का लग रहा है। चलिए अब मुझे जल्दी से कॉलेज छोड़ दीजिए, पहला लेक्चर छूट गया तो मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल? मेरी बेटी को मुश्किल? हे भगवान, मेरी बेटी को कोई मुश्किल ना हो। ऐ रोहित जल्दी कर और आराम आराम से चलाना। वो क्या है ना, मेरे बेटे को ज्यादा सड़क के धक्के लगते हैं तो उसको परेशानी हो जाती है। ससुर सास की आदतों को देख रहा था। उसे भी बहू से कोई शिकायत नहीं होती है, क्योंकि वो जानता है कि अगर किसी नई नवेली लड़की को अपनी बेटी की इतनी सारी जिम्मेदारियां सौंपी जाए तो उसके व्यवहार में बदलाव आना लाजमी है भाई। ससुर सभी के जाने के बाद सास को समझाते हैं, ये तुमने क्या आदत बना रखी है? बहू बेटे सबके ऊपर तुमने रोशनी की इतनी जिम्मेदारियां थोप रखी है। डर के मारे वो अपना बच्चा नहीं पैदा कर रहा है। बच्चा पैदा करे ना करे मुझे कोई चिंता नहीं है, पर घर पे जब पहले से ही एक प्यारा सा छोटा बच्चा है तो उसकी देखभाल तो करनी मारे। अपने बच्चे की क्या खाक देखभाल करेंगे? हमारे घर पे छोटा सा प्यारा सा? हाँ, तुम्हें मेरी बेटी में अपना बच्चा कभी दिखाया क्या?
इतनी प्यारी सी मेरी रोशनी है, कितनी बड़ी है वो। जब वही अभी घर पर है तो हमें एक और बच्चे की क्या जरूरत है। मैं तो वैसे भी कहने वाली थी कि अभी बच्चा ना करे, मेरी हिम्मत नहीं है इतने सारे बच्चों को एक साथ पालना। मेरी रोशनी कोई बहुत बड़ी थोड़ी ना है। ससुर सर पर हाथ रख लेता है, कहता भी क्या, बेटी का प्रेम ऐसा भी क्या कि नाती पोतों का मुंह भी ना देखने की इच्छा हो। फिर एक रोज, अरे रोशनी, तुमने ये मेरा सूट क्यों पहना हुआ है? ये सूट तो मैंने कल शाम को शादी में जाने के लिए खरीदा था, और ये तुमको कैसे फिट आ रहा है? ये तो ढीला था। मैंने इसको बाजार में मम्मी को भेजकर टाइट करवा लिया। मुझे सूट पसंद था तो आपकी अलमारी से निकालकर टेलर को देकर टाइट करवा लिया। कैसे लग रहा है मुझ पर? अरे पर एक बार मुझसे पूछ तो लेती, हमारे पास कल शाम को पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। भाभी की सिंपल सी बात में भी रोशनी जी को रोना आ जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां सास आ जाती है। अरे क्या हो गया मेरे बेटे को, क्यों रुला रही है? अलका तू अपनी आदतों से बाज आ जा। तेरा क्या है, क्यों जलती है तू इतना रोशनी से? माँ जी पहले बात तो सुन लीजिए, वो रो क्यों रही है? बिना बात के आप आकर मुझ पर चिल्लाने लगती है। तो ये कारण होगी इसका, और कौन होगा? और तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। बेटा रोशनी क्या हो गया बच्चा तुम्हें? मैंने भाभी को ये सूट क्या ले लिया, वो मुझ पर चिल्लाने लगी। पता नहीं मुझे क्या क्या बोल रही है। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? क्या बोला मैंने तुमसे? मैंने इतना ही कहा कि मुझसे पूछ लेती लेने से पहले। अब सास का पारा हाई हो जाता है। सास जोर शोर से चिल्लाने लगती है। अलका बहू, एक बात तू कान खोलकर सुन ले। मुझसे ना सही लेकिन इस छोटी सी बच्ची से तो इस तरीके से बात मत किया कर। छोटी सी बच्ची? कहाँ है, कौन है छोटी सी बच्ची? ये जो प्यारी सी गुड़िया दिख रही है रोशनी, तुझे दिखाई नहीं दे रही? इससे की बात कर रही हूं मैं। इससे तो तमीज से बात करना शुरू करते हैं। और सुन, मेरी बेटी को तेरे जो कपड़े, जो सूट, जो जेवर, जो गहने पसंद आएगी वो पहनेगी। अगर कहीं तूने इसका विरोध किया तो फिर तू देख ले, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, आप और आपकी बच्ची अपने तक ही सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा है। आपको इस उम्र तक की बच्ची दिखती है, कल को इसकी शादी करेंगी तब पता चलेगा। जब रोज ससुराल से शिकायतें आएंगी ना आपकी बच्ची की। अरे जा जा, तेरे जैसे नहीं है मेरी बच्ची। और तू ससुराल में मजे ले रही है, हर किसी को इतने मजे नहीं होते। तेरी आज तक हम शिकायत लेकर मायके नहीं गए तो मेरी बेटी की शिकायत क्यों आएगी? जहाँ एक तरफ सास को उसकी बेटी फूल सी मासूम मासूम दिखती है, वहीं बहू तो जैसे कोई नौकरानी दिखती है। जी हाँ, नौकरानी। और एक दिन नौकरानी जब नहीं आती है तो, अरे रोशनी, जरा पूरे घर में झाड़ू लगा दे, मैं बर्तन धोकर पोछा लगा दूंगी। क्या बोला आपने मुझसे? कुछ कहा क्या? मेरे और तुम्हारे बिना तो यहाँ कोई है नहीं, और दीवार के तो कान होते नहीं, तो इसीलिए तुमसे ही बोल रही होंगी ना। नौकरानी नहीं आई है तो घर पे झाड़ू लगा दो फटाफट, तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ और फिर पोछा लगा दूंगी। आज काम वाली नहीं आने वाली है, बताया तो था। रोशनी को गुस्सा आ जाता है। रोशनी जैसे ही सास के कमरे में जाने के लिए चलती है, सामने उसका भाई आ जाता है। क्या बात है रोशनी, गुस्से में लग रही हो? सब ठीक तो है? देखो ना भैया, भाभी मुझे झाड़ू लगाने को बोल रही है। तभी वहां ससुर आते हैं। तो क्या गलत बोल रही है? आज नहीं तो कल तुम्हारी भी शादी होगी, शादी लायक हो गई हो तुम। झाड़ू नहीं लगाओगी तो क्या करोगी? माँ देखो, ये सब मुझसे क्या कह रहे हैं। अरे क्या हो गया? फिर मेरी बेटी के साथ कुछ बदतमीजी करी तुम लोगों ने? माँ जी, मैंने उसे झाड़ू लगाने बोला था, उसमें ये चिल्लाने लगी। अरे वो क्यों लगाएगी झाड़ू? झाड़ू लगाना नहीं सिखाया मैंने उसको। मेरी भी माँ ने नहीं सिखाया था, लेकिन आ गया ना। बोलिए इसे झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू मैं कभी नहीं लगाऊंगी, और ना ही मेरी माँ लगाएगी, समझी? झाड़ू लगाओगी तुम, या फिर ये जो तो तुम्हारे अपने साथीदार खड़े हैं वो लगाएंगे। ये बोलकर रोशनी झाड़ू अपने पिता की तरफ उछाल देती है। देखा देखा कितनी शरारती हो रही है। रोहित को रोशनी की इस हरकत पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोर का चांटा लगा देता है, जिसके बाद देखो माँ, देखो कैसे अपनी बीवी के कहने पर उसने मुझे चांटा मारा। माँ, ये सब तुम्हारी गलती है, बच्चा बना के रखा है इसको, बच्चों जैसी हरकत कर रही है। बच्चे भी ऐसी हरकत नहीं करते। कोई अपने पिता पर झाड़ू फेंकता है? मुझे तो नहीं लगता कोई फेंकता होगा। आज तो रोशनी तुमने हद ही कर दी। ये तरीका तुम्हारा बिल्कुल सही नहीं था। आज के बाद मुझसे बात मत करना। रोशनी ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। अलका, शांति मिल गई तुमको? अब तो तुमको चैन से नींद आएगी। घर पर कलेश करवाना तुम्हारी आदत है। बाप और बेटे के बीच में तो झगड़ा लगा दिया, खुश हो गई ना अब? माँ, इस पे अलका की क्या गलती है?
अच्छा, फिर तुम बीवी की बोली बोले हैं? तुम्हारी बीवी की गलती नहीं है तो किसकी गलती है? मेरी बेटी बेचारी यहाँ से जा रही थी, तुम्हारी बीवी ने जबरदस्ती उसे झाड़ू लगाने के लिए बोला। और क्या गलत कर दिया? अगर तुम्हारे पिताजी को झाड़ू ना देती तो क्या तुम्हें देती? तुम्हारे पिता को तो अपनी बेटी नहीं अपनी बहू ही दिखती है। वो इसलिए क्योंकि वो सही है। अगर आज काम वाली नहीं आई है, अगर उसने रोशनी को झाड़ू लगाने के लिए बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात बोल दी। अगर वो नहीं लगा सकती तो तुम लगा दो झाड़ू। चलो अब पूरे घर में झाड़ू लगाओ। सास सारे घर में झाड़ू लगाती है और थक कर बैठ जाती है। बेटा रोशनी, अरे मर गई मैं तो, थक गई। रोशनी जरा एक गिलास पानी दे दे। क्या है माँ, मैं नहीं जा रही हूँ, भाभी को बोल दो। अरे मैं उससे बात नहीं करने वाली। देखा नहीं कैसे तेरी बेइज्जती करवाई उसने पूरे परिवार के सामने। जा बेटा पानी ले आ। ऐसा लग रहा है पानी नहीं पीऊंगी तो जान उड़ जाएगी। जल्दी दे बेटा एक गिलास पानी। ना माँ, मेरा बिल्कुल उठने का मन नहीं है। मुझे तो आज बैठ के आराम से ये खीरा खाने थे। वो क्या है ना, मेरी स्किन इश्यू कर रही है। सास जैसे बहू को आवाज देने लगती है, वहां बहू आ जाती है। माँ जी, मैंने आपके लिए ठंडे तरबूज का रस बनाया था, आप थक गए होंगे ना? और नहीं तो क्या, पूरे घर में झाड़ू लगवा रही थी मुझसे। देखिए माँ जी, आपने जिस बेटी के लिए पूरे घर में झाड़ू लगाया, वो बेटी उठकर एक गिलास पानी भी आपको नहीं दे सकती। ऐसी बेटी के लिए आप इतने इमोशनल हो रही हैं, आपको खुद समझना चाहिए। देखो भाभी फिर से शुरू हो गई। माँ को प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ? तू फिर से शुरू हो गई बहू, तू तो रहने दे। अभी बाप बेटी के बीच झगड़ा लगाया, अभी माँ बेटी के बीच झगड़ा लगाएगी। चल जा यहाँ से, और जाते जाते ये तरबूज रख कर जाना, समझी? बहू समझ जाती है सास कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। वो वहां से चली जाती है। अब क्या था, दिन ऐसे ही चल रहे थे। फिर एक रोज रोशनी की माँ सुन रही हो? रोशनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के वालों के लिए कुछ तैयारी कर लो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या करता है लड़का, बताओ जरा। बहुत अमीर लोग है। तुम्हारी बेटी राज करेगी, राज। जैसे तुमने उसे यहाँ पलकों पे बिठा रखा है, वो उससे भी ज्यादा उसे पलकों पर बिठा कर रखेंगे। कोई काम नहीं करना पड़ेगा, नौकर चाकर की भीड़ है। सास तो खुश हो जाती है और रोशनी को बता देती है, साथ ही दिखा देती है लड़के की फोटो। ओ मम्मा, इतना अमीर और इतना सुंदर लड़का, मेरी शादी इसी घर में करवाओ। अरे क्यों नहीं बेटा, तू तो पैदा ही हुई है राज करने के लिए। देख, यहाँ पे भी इतने अच्छे से रही और ससुराल भी तुझे ऐसा ही मिल रहा है। मैं यही चाहती थी कि मेरी बेटी हमेशा राज करे। तभी वहां ससुर आ जाते हैं। उसके लिए माँ को बेटे को तैयार भी करना होता है, पता है ना? चुप करिए जी आप। हाँ बेटी, तो मैं ये कह रही थी, तुझे ना उंगली उठाकर चम्मच भी नहीं उठाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, शाम को लड़के वाले देखने आते हैं, लेकिन लड़के की माँ, अरे आओ आओ रोशनी बेटा, जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही चेहरा, रोशनी की तरह दमकता हुआ। अरे नहीं नहीं, ये रोशनी नहीं है, उसकी माँ है, यानी कि मेरी बीवी। अरे वाह, क्या बात है, मुझे तो रिश्ता मंजूर है। जी आपने सुना नहीं शायद। वो क्या है ना, हमने घर पे काम नहीं करवाया इनसे, इसलिए कभी चेहरे पे शिकन नहीं आई। वैसे बेटी से भी हमने कभी काम नहीं कराया, लेकिन आता उसे सब है। क्यों? अरे तो हम भी आपकी बेटी से काम नहीं करवाएंगे। आपकी बीवी इतनी सुंदर है, वाह भाई, देखकर मन खुश हो गया। पापा यहाँ मेरे लिए लड़की देखने आए, ऐसी बात बोलकर उन लोगों को परेशान मत करिए ना। तभी अलका खाने पीने की चीजें लाकर सामने रखती है और पास में बैठ जाती है। अरे इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी, किसने बनाया? ये रोशनी ने। अलका बोलने ही वाली थी कि सारा खाने पीने का सामान उसने बनाया है। सास आंख दिखा देती है। अलका चुप हो जाती है। अरे आप खाइए ना, और क्या क्या खाना पसंद है ये भी बताइए। सब कुछ मेरी बेटी बना लेती है। वैसे आप लोग क्या मेरी बेटी से खाना बनवाएंगे? सुना है बहुत नौकर चाकर है आपके घर पर। हाँ वो तो है, लेकिन वो क्या है ना बहन जी, कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो बहू को काम करना भी आना चाहिए। क्यों, सही बात है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। हर लड़की को घर का काम तो आना ही चाहिए। और लड़की क्या, मैं तो कहता हूँ आज के समय में लड़का और लड़की दोनों को खाना बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि भूख तो दोनों को लगती है। खाना पीना सब खाते हैं और खुश हो जाते हैं। एक भी चीज ऐसी नहीं बनी जो ना खाई जाए। बहुत स्वादिष्ट, बहुत मजेदार, मजा आ गया भाई। भाई आप हमें बहू नहीं दिखाएंगे? वैसे तो आप हमें बहू नहीं हलवाई दे रहे हैं। अब अपनी बेटी को भी बुला दीजिए। देखिए जरा, जो इतना अच्छा खाना बनाती है वो दिखने में कैसी है।
तभी रोशनी आती है। लड़का रोशनी को देखकर खुश हो जाता है। अरे आओ आओ बेटा बैठो, मैं तो बिना देखे तुम्हारी फैन हो गई हूँ। इतना अच्छा खाना आज की डेट में कौन कैसे बना सकता है। रोशनी हैरान हो जाती है, ये होने वाली सास क्या बोल रही है। खाना? कौन सा खाना? अरे यही सब जो तुमने बनाया है। नहीं, मैं ये सब छोटे मोटे काम नहीं करती। आपके घर में शादी भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के घर में नौकर चाकर है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये खाना मेरी भाभी ने बनाया है। खाना पीना सब खाते हैं और खुश हो जाते हैं। एक भी चीज ऐसी नहीं बनी जो ना खाई जाए। बहुत स्वादिष्ट, बहुत मजेदार, मजा आ गया भाई। आप हमें बहू नहीं दिखाएंगे? वैसे तो आप हमें बहू नहीं हलवाई दे रहे हैं। अब अपनी बेटी को भी बुला दीजिए, देखिए जरा जो इतना अच्छा खाना बनाती है वो दिखने में कैसी है। तभी रोशनी आती है। लड़का रोशनी को देखकर खुश हो जाता है। अरे आओ आओ बेटा बैठो, मैं तो बिना देखे तुम्हारी फैन हो गई हूँ। इतना अच्छा खाना आज की डेट में कौन कैसे बना सकता है। रोशनी हैरान हो जाती है, ये होने वाली सास क्या बोल रही है। खाना? कौन सा खाना? अरे यही सब जो तुमने बनाया है। नहीं, मैं ये सब छोटे मोटे काम नहीं करती। आपके घर में शादी भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के घर में नौकर चाकर है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये खाना मेरी भाभी ने बनाया है। बात तो सही है, खाना बनाना तो आ जाता है, लेकिन सच बोलने वाली बहू बहुत मुश्किल से मिलती है। बात तो सही है। वैसे रोशनी, हमें वादा करना पड़ेगा कि तुम शादी तक अपनी भाभी से सारा खाना बनाना सीख लोगी। रोशनी लड़के की तरफ देखती है। हाँ, मैं वादा करती हूँ। क्यों माँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। तो हम ये रिश्ता पक्का समझे। हाँ, क्यों नहीं। चलिए इसी बात पर बहू के हाथ की मिठाई खा के मुंह मीठा करे। अरे बहू, 10 बज गए, नाश्ता बना या नहीं? बन गया मम्मी जी, बस मैं लेकर आ ही रही थी। बहू जल्दी जल्दी प्लेट में नाश्ता निकाल रही थी कि इतने में डोरबेल बज जाती है। अरे देख तो कौन आ गया सुबह सुबह। श्वेता जाकर दरवाज़ा खोलती है तो पाती है कि सामने ननद गुंजा अपने पति और बच्चों के साथ खड़ी हुई है। अरे गुंजा, तुम ऐसे अचानक? अरे भाभी, सारी बातें दरवाजे पर ही पूछ लेंगी क्या? यहीं से वापस लौट आने का इरादा है या मैं अंदर आऊं? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आओ आओ, अंदर आओ, बैठो। श्वेता अपनी ननद गुंजा, नंदोई समीर और उसके दोनों बच्चों को लेकर अंदर ड्राइंग रूम में आती है। सास करुणा भी बेटी गुंजा को अचानक आया देखकर एकदम हक्की बक्की सी रह गई थी। अरे बहू, फोन किया था क्या गुंजा ने आने से पहले? मम्मी जी, गुंजा कभी फ़ोन करके आती है जो आज फ़ोन करके आएगी। उसकी तो आदत है हम लोगों को सरप्राइज़ देने की। बस दे दिया सरप्राइज़। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, पहली बार थोड़ी ना ऐसे आई हैं। अरे बेटा, नाश्ते का समय है, अब ये लोग आ गए हैं तो ऐसा करो, नाश्ता इन लोगों के सामने लगा दो, हमारे लिए देखते हैं, फिर कुछ और बना देना। सास नाश्ता लगाने के लिए कहकर बाहर ड्राइंग रूम में चली गई। अरे मम्मी, 10 बज रहा है, कुछ नाश्ता वाश्ता बनाया है या नहीं? आप ऐसा करो, भाभी से बोलकर चाय के साथ सीधा नाश्ता ही लगवा देना, बड़ी तेज़ भूख लग रही है। तुम बैठो, नाश्ता बना हुआ है, मैं अभी लगाती हूँ। श्वेता ननद के परिवार के लिए नाश्ता लगाती है और उसके बाद अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाने के लिए एक बार फिर से किचन में जुट जाती है। अरे ये कोई तरीका होता है? किसी के घर जाने से पहले कम से कम एक फ़ोन कॉल तो कर लेना चाहिए। अब मैंने अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था, सारा नाश्ता मेहमानों के आगे सर्व कर दिया। बेचारे बच्चे कब से भूख से चिल्ला रहे हैं। नाश्ता बनाने में अब फिर से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। भाभी श्वेता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी द्वार पर आए अतिथि का अपमान तो नहीं किया जा सकता, इसलिए चेहरे पर झूठी हंसी रखकर श्वेता गुंजा की आवभगत में जुट जाती है। दोपहर लंच के समय। ये बताओ, नाश्ता तो हो गया, अब लंच के लिए क्या बना रही हो? अभी तो काम खत्म करके बैठी हूँ, देखती हूँ। अरे भाभी, आप भी थक गई हो, सुबह से काम में लगी हुई हो ना। अंश और वंश सुबह से जिद भी कर रहे हैं कि नानी के घर जाकर स्पेशल पिज़्ज़ा खाएंगे। आप ऐसा करो, सबके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, लंच भी नहीं बनाना पड़ेगा और आपको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। देखो, थकान जैसी कोई बात नहीं है, अब घर में 4 लोग हैं तो उनके लिए खाना तो बनाना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लंच बना दूंगी। अरे नहीं भाभी, मैंने कहा ना पिज़्ज़ा खाने का मन है, आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। बस मम्मी पिज़्ज़ा नहीं खाती है तो मम्मी के लिए कुछ हल्का फुल्का सा बना देना। इतने सारे लोगों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करने में कम से कम 2000 का खर्चा आ जाएगा, ऊपर से मैं किचन में जुटकर माँ जी के लिए खाना भी बनाऊं।
मम्मी आपने फिर से पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया? अभी पिछले हफ्ते ही तो बुआ आई थी, तब भी आपने पिज्ज़ा ही मंगाया था। मुझे इतना पिज्ज़ा पसंद नहीं है, मैं नहीं खाने वाली पिज्ज़ा, आप मेरे लिए कुछ और ऑर्डर करो। अरे बेटा, अब बुआ को पसंद है तो खा लो ना सबके साथ, ऐसे नखरे नहीं करते ना। मेरी रानी बिटिया है, सबके साथ पिज्ज़ा खा लेगी। नहीं तो मैं दादी के लिए रोटी सब्जी बना रही हूँ, तुम वो खा लेना। नहीं मम्मी, ये गलत बात है। अंश और वंश को हमेशा उनकी पसंद की चीज़ मिल जाती है, लेकिन मेरे लिए आप कभी मेरी पसंद की चीज़ ऑर्डर नहीं करती। मुझे तो आज मंचूरियन फ्राइड राइस खाना है, आप मेरे लिए वही मंगा दो। अरे ऐसे सबके लिए अलग अलग चीज़ ऑर्डर करूँगी तो पता है कितना बिल आएगा। थोड़ा समझदारी से काम लेते बेटा, जिद नहीं करते। और तुम बड़ी हो ना। हाँ मम्मा, जब हमारे लिए कुछ खरीदना होता है तो आपको सारा बजट याद आ जाता है। बुआ के लिए और अंश वंश के लिए तो आप कभी कोई चीज़ लाने के लिए मना नहीं करती, तुरंत उनके कहते ही सब कुछ हाजिर हो जाता है। ठीक है, मंगा लो उनके लिए पिज्ज़ा, मुझे कुछ नहीं खाना, कमरे में जा रही हूँ अपने। स्वीटी गुस्से में अपने कमरे में चली गई थी। देख रही है मम्मी जी, अब आप बताइए मैं करूँ तो क्या करूँ। अरे महीने का बजट हाथ से निकला जा रहा है, जेब में ढेला नहीं बचता महीने के आखिर तक। हर महीने ये क्रेडिट कार्ड से सामान खरीद कर काम चलाते हैं। समझ में नहीं आता कैसे सब संभालूं। ऊपर से आजकल के बच्चे माँ बाप की परेशानी समझना ही नहीं चाहते। मैं समझ रही हूँ बेटा, और स्वीटी की बात भी तो गलत नहीं है। हर 5वें दिन बाहर से खाना आएगा तो महीने का बजट तो बिगड़ेगा ही ना। और बाहर से खाना आ ही रहा है तो सबकी पसंद का आना चाहिए। कोई ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा स्वीटी अंश और वंश की पसंद का ही खाना खाए, उसकी अपनी भी तो कुछ पसंद हो सकती है। मैं समझती हूँ मम्मी जी, ऐसा नहीं है कि मुझे सारी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन मैं भी करूँ तो क्या करूँ आप बताइए। अभी तो खाना ऑर्डर कर दे, स्वीटी को मैं समझा देती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। रात के खाने के बाद, अरे भैया आप आ गए ऑफिस से? देखिए हम तो पूरे दिन से आपके इंतज़ार में बैठे थे कि कब आप आएंगे और आपसे 2-4 बातें होंगी। अरे जीजा जी क्या करें, नौकरी भी तो करनी पड़ती है ना। आप लोग बैठिए, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बातें होंगी। हेमंत थोड़ी देर में फ्रेश होकर अपनी जीजा और माँ के पास आकर बैठता है। भैया देखो, आज ना हम स्पेशल आपसे सलाह लेने के लिए आए हैं। आपको तो कंप्यूटर वगैरह की अच्छी खासी नॉलेज है, और हम ठहरे देसी गल्ले पर बैठने वाले व्यापारी आदमी, हमें ना ये गैजेट वैजेट समझ में नहीं आते, इसलिए सोचा कि हेमंत भैया से ही सलाह ले लेते हैं। हाँ हाँ बताइए ना, क्या खरीदना है आपको? भैया वो बच्चे काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहे हैं कि एक टैबलेट ख़रीद लेते हैं। आप ज़रा देख कर बताइए कौन सा टैबलेट बढ़िया है। जीजा के कहने पर हेमंत ऑनलाइन कई सारे टैबलेट देखने लगता है। ये देखिए, ये सैमसंग का टैबलेट मुझे बढ़िया नज़र आ रहा है, इसे ले लीजिए। और इसमें ना 10% की छूट भी है। अगर आप अपने डेबिट कार्ड से ऑर्डर करेंगे ना तो आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा। अरे भैया हम तो लाला लोग हैं, हमारे पास कहाँ डेबिट क्रेडिट कार्ड होता है। आप ऐसा करो, अपने कार्ड से ऑर्डर कर दो, पैसा तो हम आपको दे ही देंगे। समीर की बात सुनकर हेमंत चुपचाप अपने क्रेडिट कार्ड से एक टैबलेट ऑर्डर कर देता है। 2 दिन तक मायके में जमकर मौज करने के बाद गुंजा अपने परिवार के साथ वापस लौट गई थी। दे दिए क्या जीजा जी ने टैबलेट के पैसे? भूल जाओ, समझ लो टैबलेट हमने गुंजा को गिफ्ट कर दिया। आज तक उन्होंने कभी कोई पैसा लौटाया है जो वो अब लौटाएंगे? कोई मतलब नहीं है। मैं सब समझता हूँ उनकी चाल। वो यहाँ आए इसलिए थे ताकि मुझसे 30,000 का टैबलेट ले सके। अरे तो आपके पास कौन से पैसे थे, आप मना नहीं कर सकते थे? अरे तुम जानती हो ना, जो उन्हें चाहिए होता है वो लेकर ही रहते हैं। टैबलेट लिए बिना वो यहाँ से हिलने वाले नहीं थे, वरना बाजार में सामान की कोई कमी नहीं है, वो जाकर खुद भी खरीद सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ आकर जानबूझकर मुझे बातों में फंसाया ताकि मैं अपने कार्ड से ऑर्डर करके उन्हें सामान दिला दूँ। देखिए मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन हमारे पास बहुत पैसा होता ना तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपकी एक अकेली सैलरी में हम भी तो किसी तरह बस अपना घर चला रहे हैं। अपने बच्चों की इच्छाओं का गला घोटकर 4 पैसे बुरे वक्त के लिए जमा करते हैं, और आपकी बहन और जीजा आकर 1 मिनट में हमारी सारी बचत को लेकर उठ जाते हैं। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? अरे मैं क्या करूँ श्वेता, या यूँ समझ लो कि मैं भी एक तरह से मजबूर हूँ। बहन को कुछ भी कहने का मतलब है माँ को नाराज़ करना। अगर गुंजा को या समीर को मैं किसी भी बात के लिए टोकूं तो जाहिर सी बात है कि वो सीधा नमक मिर्च लगाकर माँ को बताएंगे, और फिर यहाँ पर आना जाना उनका बंद हो जाएगा। रिश्तों में जब तक बर्दाश्त करते रहो तब तक सब सही रहता है, लेकिन जहाँ गलत का विरोध कर दो रिश्ते बिखर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि माँ से उनकी बेटी छिन जाए।
अब चाहे गुंजा जैसी भी है, लेकिन माँ के लिए तो उनकी इकलौती बेटी है ना। उनके लिए बेटी से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। मैं समझती हूँ हेमंत, इसीलिए 10 सालों से अपनी आंखों से देखकर भी ये मक्खी निगल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी बहन की चालाकियाँ समझ में नहीं आती, खूब समझती हूँ मैं। जब उन्हें अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने होते हैं तो यहाँ आकर ज़बरन मुझे बाजार ले जाती हैं, ताकि मैं अपने आप उनके और उनके बच्चों के कपड़ों का बिल पे कर दूँ। जब बाहर से खाना खाना होता है तो उन्हें हमारा घर नज़र आता है। जब भी कोई सामान खरीदना हो तो हम नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक नहीं 2-2 परिवारों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं हम। अगले महीने तीज आ रही है। अब तुम देखना, तीज पर तुम्हारी बहन आएगी तो पता नहीं क्या क्या डिमांड करेगी। जिसका श्वेता को डर था वही हुआ। अगले ही सप्ताह में गुंजा एक बार फिर अपने मायके आ जाती है और आकर पति के बिजनेस में घाटे का रोना रोने लगती है। अरे भाभी, आपकी तो शादी इतने अच्छे घर में हुई है, भैया नौकरी करते हैं, कुछ भी हो हर महीने हाथ में सैलरी तो आती ही है ना। अरे तंगी क्या होती है ये ना हमसे पूछो। किसी महीने तो इनका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ जाता है, बाजार से राशन लाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर त्योहार आ जाए तो समझ में नहीं आता कि बच्चों के सामने कहाँ मुँह छुपाए। अरे गुंजा, ऐसा क्यों कह रही हो? इतनी तंगी में चल रहा है क्या जीजा जी का व्यापार? हाँ भाभी, अब क्या बताएं आपको, किसी से कहने से दुख कम तो होता नहीं, इसलिए हम तो अपना रोना कभी किसी के आगे रोते ही नहीं। ऊपर से जॉइंट फैमिली में रहने पर सास ससुर के ताने सुनो वो अलग। सावन का महीना है, सास ननद सब लोग नए कपड़ों की डिमांड कर रहे हैं। क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। देखो इस बार ना मेरा हाथ तंग है, तो तीज पर कम से कम 5 साड़ी दे देना आप मुझे। आप जो मुझे देंगे ना उसी में से निकाल कर अपनी दोनों ननद और सास को एक एक साड़ी दे दूंगी। क्या करें, रिश्तेदारी तो निभानी है ना। देख बहू, इसकी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, झूठ बोल रही है ये। कल ही इसकी सास मिली थी मुझे बाजार में, कह रही थी भगवान की कृपा से बेटे का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अभी कोई नया क्लाइंट मिला है जिससे पूरा 5 लाख का ऑर्डर मिला है। लेकिन ये तो हमेशा मायके में आकर रोती ही रहती है। खैर, इसके रोने का कारण मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। बस मायके से ज़्यादा माल लेने के लिए ये झूठी सच्ची बातें किया करती है। इतना गरीब नहीं है समीर कि त्योहार पर अपनी माँ और बहन को एक साड़ी भी ना दिलवा सके। अरे सब चालाकी है इसकी। ये चाहती है कि इसको अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े और अपने साथ साथ अपने ससुराल वालों का खर्चा भी हमारे यहाँ से ही निकाल ले। बस बहू, पानी सर के ऊपर से बह रहा है। स्वीटी कितने महीने से जिद कर रही है कि उसको स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हाथ तंग होने के कारण तुम उसे दिलवा नहीं पा रही हो। जबकि पिछले ही महीने अपने 8 साल के बच्चे को गेम खिलवाने के लिए गुंजा टैबलेट लेकर गई है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं सोच रही थी जब तक रिश्तेदारी निभ रही है निभा लेते। लेकिन अब बस देख सुन, मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन, गुंजा, तुम तो हमेशा मेरी छोटी बहन की तरह ही रही हो। मैंने कभी तुम्हें अपनी बहन से कम नहीं समझा। हाँ भाभी, मैंने भी तो आपको हमेशा अपनी बहन की तरह ही प्यार किया है। पर हुआ क्या, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ठीक है, अगर तुम सच में मुझे अपनी बहन समझती हो ना, तो क्या कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रहने की जगह दे पाओगी? मुझे ना अब इस आदमी के साथ नहीं रहना। अरे तंग आ गई हूँ मैं अपमान बर्दाश्त करते करते। बात बात पर मुझे नीचा दिखाते हैं और यही ताना देते हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं ना तुम्हारे घर आकर कुछ दिन रहना चाहती हूँ, ताकि इन्हें भी तो एहसास हो कि मेरे मायके वाले ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी ननद ही मेरी छोटी बहन है। भाभी की बातें सुनकर ननद बेचारी धर्म संकट पे फंस गई थी। अच्छा भाभी, आप परेशान मत हो, आ जाओ। अरे भैया ऐसे स्वभाव के बिल्कुल नहीं है, देखना जैसे ही गुस्सा ठंडा होगा अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। कुछ ही देर में श्वेता अपने दोनों बच्चों और सास को लेकर ननद गुंजा के घर पहुंच जाती है। क्या हुआ, आपका भी भैया के साथ झगड़ा हो गया क्या? मेरी बहू के साथ इतनी उल्टी सीधी बातें की उसने। मुझे उससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना, कोई बात नहीं करनी उससे। जहाँ मेरी बहू रहेगी मैं भी वहीं रहूँगी। गुंजा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो माँ और भाभी को क्या समझाए। फिलहाल तो वो मम्मी और भाभी को ले जाकर बैठक में बिठाती है और उनके लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। बुआ, बहुत तेज़ भूख लग रही है, आज खाने में क्या बनाओगी? बेटा शाम के समय हम लोग दाल चावल बनाते हैं, वही बना दूंगी। नहीं नहीं बुआ, मुझे दाल चावल नहीं खाना,
आप मेरे लिए रेस्टोरेंट से मंचूरियन और फ्राइड राइस मंगवा दो, मुझे बहुत पसंद है, मंगवाओगे ना? हैं? अच्छा ठीक है, मंगवा देती हूँ। बुआ इसको खाने दो फ्राइड राइस, मुझे पसंद नहीं है। मेरे लिए आप फ्रेंच फ्राइज और एक ठंडी सी कोक मंगवा देना। अरे दीदी, बच्चों के लिए बाहर से खाना आ रहा है तो आप किचन में जाकर क्यों परेशान होगी? ऐसा करो ना, सबके लिए बाहर से ही मंगा लो। वैसे भी आप लोगों को पिज़्ज़ा पसंद है ना, चलो आज पिज़्ज़ा पार्टी ही कर लेते हैं। वैसे भी कितने दिन से बाहर का खाना नहीं खाया। भाभी के कहने पर बेचारी गुंजा सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। अगले दिन, मम्मी टीचर ने लास्ट वार्निंग दी है, अगर अभी भी मैंने लैपटॉप खरीद कर प्रेजेंटेशन नहीं बनाई तो मुझे ग्रुप से बाहर कर देंगी। आप लोग मुझे क्यों नहीं दिलाते एक लैपटॉप? बेटा तुम्हारे पापा तो अब हमारे साथ रहते नहीं और तुम्हारी मम्मी कमाती नहीं। बताओ इतना पैसा कहाँ से लाऊं मैं? फूफा जी प्लीज़ आप मुझे लैपटॉप दिला दो ना। पापा को तो मेरी कोई चिंता ही नहीं, लेकिन मुझे पता है आप बहुत प्यार करते हो मुझसे। आप मेरी स्कूल में इस तरह से इंसल्ट नहीं होने दोगे। आप दिला दोगे ना मुझे लैपटॉप? और आपको पता है ज़रूरी नहीं होता एक बार में पैसा देना, आप EMI पर भी ले सकते हो। प्लीज़ फूफा जी। ठीक कह रही है बच्ची, अब दिलवा दो ना लैपटॉप। वैसे भी 2-4 हज़ार आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा थोड़ा करके चुकाते रहना। दामाद जी, वैसे आपके ऊपर इतना बोझ डालना हमें अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब जब आपके पास ही रह रहे हैं तो अपना सुख दुख भी आप ही को बताना पड़ेगा ना। देखिए 3 दिन बाद ना जन्मदिन है बीनू का। हम इसके जन्मदिन पर हर साल बड़ी धूमधाम करते हैं। अब इस बार ऐसा समय है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अगर बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो बड़ा मायूस हो जाएगा। अब ज़्यादा कुछ मत करना, बस एक 2-2.5 किलो का केक बनवा देना और बच्चों के लिए कपड़े ले आना। और हमने ना इसको पिछले साल से वादा कर रखा है कि जन्मदिन पर नई साइकिल दिलाएंगे। बस एक साइकिल का जुगाड़ और कर लेना किसी तरह, बाकी ज़्यादा धूमधाम की कोई ज़रूरत ना है। हाँ अरे इतना सब कुछ तो बता दिया, अब क्या जान लोगे जन्मदिन के नाम पर? 20,000 का खर्चा बता दिया और ऊपर से कह रही है ज़्यादा धूमधाम की ज़रूरत नहीं है। श्वेता और उसके परिवार को गुंजा के यहाँ आए लगभग 1 सप्ताह हो गया था और इस 1 सप्ताह में गुंजा हज़ारों रुपए खर्च कर चुकी थी। ऊपर से 3 टाइम का खाना बनाना और पूरा दिन बच्चों की झिकझिक सुनकर अब उसका सब्र जवाब दे रहा था। अरे मम्मी आप यहाँ आकर बैठ गई हो, समझदारी दिखाकर भैया भाभी में सुलह नहीं करा सकती थी क्या आप? अब आप ही सोचो, हमारे यहाँ पर कोई मिल विल तो चल नहीं रही। अरे इतना खर्चा हो रहा है, कैसे अफोर्ड कर पाऊँगी मैं? और देखो मैं ना आपको साफ साफ बता रही हूँ, अब मैं ज़्यादा दिन आप लोगों का खर्चा नहीं उठा पाऊँगी। आप भैया से बोलकर उनकी सुलह करवाओ और उन्हें कहो कि भाभी को लेकर जाए यहाँ से। अरे बेटा ऐसे कैसे कह दूँ कि श्वेता को लेकर जाए यहाँ से? अरे भैया अधिकार से आए अपनी बेटी के घर, ऐसे भी क्या जल्दी है हमें यहाँ से भागने की? अरे माँ आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? मैंने बोला ना हमारी कोई मिल विल नहीं चल रही है, इतना खर्चा कहाँ से कर पाएंगे हम लोग? क्यों बेटा, बस 7 दिन में ही अकल ठिकाने आ गई? और जो तू पिछले 10 साल से कर रही है अपने भाई भाभी के साथ, उसके बारे में सोचा है? महंगे कपड़े खरीदने हो, जूते खरीदने हो या मोबाइल टैबलेट खरीदना हो, तुझे फटाफट मायके की याद आ जाती है। इतना ही नहीं, तेरे बच्चों को कुछ स्पेशल खाने का मन होता है तो तू उन्हें मायके लेकर चली आती है ताकि तेरी भाभी को खर्च करना पड़े और तेरी जेब से 1 रुपया खर्च ना हो। अभी तक तो तुम दोनों मियाँ बीवी अपना खर्च हमारे यहाँ से निकालते थे, लेकिन अब तो तू अपने ससुराल वालों का खर्चा भी अपने मायके से लेने लगी है। तुझे क्या लगता है तेरी मिल नहीं चल रही तो क्या तेरे भाई की मिलें चल रही हैं? हाँ, वो इतना खर्चा कैसे करता होगा, कभी सोचा है? माँ की बात सुनकर गुंजा की आंखों पर पड़ा बेशर्मी का पर्दा हट जाता है और उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है और इस तरह वो वादा करती है कि अब वो मायके में आकर कभी अनाप शनाप डिमांड नहीं करेगी। ये कहानी शुरू होती है पूजा के घर से। क्या औरत का घर शादी के बाद उसकी रसोई होती है? क्योंकि 14 से 15 घंटे तो वो बेचारी वहीं होती है। रोज की तरह सवेरे सवेरे नाश्ता बनाती हुई पूजा अपने सामने वाली पड़ोसन से खिड़की से बात कर रही थी। और क्या बना रही हैं अनीता भाभी आप? मैं क्या बनाऊंगी पूजा, मैं तेरी तरह थोड़ी ना हूँ जो सुबह उठते ही रसोई में चली आती और घर के हर पर्सन के लिए उसके हिसाब का खाना बनाती है। मैं ऐसा करने लगी ना तो मेरा सारा जीवन किचन में ही चला जाएगा, फिर मैं खुद का ध्यान कैसे रखूंगी? तो भाभी आप भैया को खाने में क्या देती हैं?
अरे हर रोज़ नाश्ते में ब्रेड मटर बना देती हूँ। जिस दिन सेट मैक्स पर सूर्यवंशम आती है ना, उस दिन तो हम खाना बाहर ही खाते हैं। अगर धूप बहुत ज़्यादा हुई तब तो मैं किचन में जाती नहीं, और बारिश हो गई ना तो प्रेम खाना बनाता है। आपका तो बहुत अच्छा है भाभी, ऐसे तो आदमी आधे से ज़्यादा वक्त रसोई जाने से ही बच जाए। तो रसोई से बचना ही तो है। मछली पकड़ने आई हो समंदर में, समंदर के अंदर बैठने नहीं। सबको खाना परोसने के बाद हमें मिलता क्या है? सभी का छोड़ा हुआ झूठा या फ्रिज की ठंडी रोटियां। इनका क्या है? इन्हें तो मौसम के हिसाब से खाना खाना है। हम बीवियों के लिए भी तो मौसम बदलते हैं, कोई वो भी तो देखें। चल छोड़, पार्लर जाना है। ओके। तभी हॉल से आवाज़ आती है, भाभी मेरा रोल बना कि नहीं, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। अभी लाई देवर जी। भाभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। करोगी क्या? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कभी भी वक्त मिलेगा। अपने देवर के लिए बनाया हुआ रोल प्लेट में सजाकर पूजा हॉल में जाती है कि तुरंत मेहुल कहता है, बहू आज नाश्ते में पकोड़े बना ले। पकोड़े बना रही हो बहू तो मेरे लिए कच्चे आलू के बना देना। उबले हुए आलू के पकोड़े मुझे ज़रा भी हजम नहीं होते। पिछली बार याद है ना कैसे खाने के बाद 3 दिन तक रोई थी मैं, पेट कितना फूल गया था। एक बार खाना 4 बार रोना, गैस नहीं निकलती उसके बाद। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए कच्चे आलू के पकोड़े बना दूंगी। उसी वक्त गौतम अपने कमरे से बाहर आता है। अगर मैंने गलत नहीं सुना तो आज पकोड़े सकोड़े बनाए जा रहे हैं। मैं तो प्याज के ही पकोड़े खाता हूँ पूजा, जानती हो ना। मेरे लिए प्याज के पकोड़े बना देना। सावन का महीना चल रहा है, आपको पता है ना मैं रोज़ भोग बनाती हूँ। अब मैं प्याज के पकोड़े बनाने जाऊँगी तो उसके बाद पूरा चूल्हा मुझे साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है मत बनाओ। वैसे तो लोग कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है, पर तुम मुझे इस पावन महीने में भी भूखा रखना चाहती हो तो भूखा रह लूँगा मैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। ठीक है, मैं आपके लिए प्याज के पकोड़े बना दूंगी। आई लव यू पूजा। लाड साहब हम भी हैं यहाँ। ये तो गलत है भाभी, अब सबके लिए पकोड़े बना रही है। जब तक मैं आऊँगा तब तक तो पकोड़े ख़त्म हो जाएंगे। अरे पकोड़े बनाने में वक्त ही इतना लगता है। बहू अभी तेरे लिए पकोड़े बना देगी फटाक से, खा के ही जाना। पूजा फिर से किचन में जाती है और सभी के लिए पकोड़े बनाने की तैयारी करने लगती है। इत्तेफाक से फिर से अनीता अपनी रसोई में आती है और पूजा को देख लेती है। मुझे पता था आपको काम से छुट्टी नहीं मिलने वाली। अरे ये काम थोड़ी ना है, ये तो मेरा कर्तव्य है भाभी। अरे ये कौन सा कर्तव्य है जो सिर्फ आप पर ही लागू होता है? बाकी सब भी तो आपकी चिंता कर सकते हैं ना। खैर मुझे क्या, आप बनाइए पकोड़े सबके लिए। उसके बाद अगर आपको पकोड़े नसीब हो जाए तो फिर बात कीजिएगा। पूजा सभी के लिए पकोड़े तलते तलते इतनी थक जाती है कि खुद के पकोड़े बनाती ही नहीं। फ्रिज में जो कुछ भी बचा है खा लेती हूँ, अब जाकर कौन पकोड़े बनाएगा। फ्रिज का बासी ठंडा खाना लेकर पूजा खा ही रही थी कि अंकिता उसके घर आ जाती है। बदलाव करो कुछ पूजा भाभी, वरना दिक्कत हो जाएगी आगे। आप तो बाहर से खाना मंगवा लेती हैं भाभी, पर मेरे घर में बाहर का खाना कोई भी नहीं खाना चाहता। फिर मैं कैसे किचन से छुटकारा पाऊँ। जैसा मौसम वैसा खाना। अरे ये पकोड़े वकोड़े तो बारिश के दिनों में बनाए जाते हैं। रोज़ रोज़ रोटी, अलग से पकोड़े, चटनी, सलाद। अरे क्यों भाई साहब इतना कुछ? भाभी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब इस घर में मौसम के हिसाब से ही वैरायटी बन जाएगी। और उसी रात से पूजा पूरी तरह बदल जाती है। रात को सभी एक साथ बैठे थे, तभी गौतम कहता है, रात के खाने में क्या है पूजा? आलू की सब्जी और रोटी। अच्छा एक काम करो, सुबह का बेसन तो बचा ही होगा, उसे ख़त्म कर दो। जो बेसन का घोल बचा है उससे पकोड़े छान दो मेरे लिए, मैं पकोड़े ही खा लूँगा। अच्छा तो फिर आपके हिस्से की बची हुई सब्ज़ी कौन खाएगा? कोई नहीं, फिर उस सब्ज़ी को मुझे फ्रिज में रखना होगा। फिर फ्रिज की उस बासी सब्ज़ी अगले दिन कौन खाएगा? अब से इस घर में ये सब नहीं होगा। बारिश हुई है क्या जो आपको पकोड़े चाहिए? रोटी सब्जी बनी है, खा लीजिए। आज पहली बार पूजा के मुंह से ना सुनकर सब चौंक जाते हैं। पूजा अपने खाने की प्लेट लेकर कमरे में चली जाती है। मेरी अन्नपूर्णा ने तो आज 9 बजे रसोई कैसे साफ कर दी और खाने को ना भी बोल दिया। मेरी पूजा तो ऐसी ना थी। शायद भाभी थक गई होगी मम्मी। अगली सुबह हाथ में सब्जी की थैली लिए सुजाता हाँफते हुए घर लौटती है और अपनी बहू को आवाज़ लगाती हुए कहती है, पूजा, पूजा कहाँ है बेटा? देख आज मैं तेरी पसंदीदा भिंडी लेकर आई हूँ, आज भिंडी बना लेना। सबकी मन की करते करते तू अपनी मन की कर ही नहीं पाती ना। कितनी फिक्र करती हैं आप मम्मी जी मेरी।
देखिए तो कैसे हाँफ रही है। आप ज़रूर सस्ती सब्जी ढूंढने के चक्कर में मंडी में अंदर तक चली गई होंगी। बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, देख थैली में ना ताज़े रस वाले नींबू लेकर आई हूँ, उससे शिकंजी बना ले। तेरे लिए भी बना लेना, फिर दोनों साथ में पियेंगे। जी मम्मी जी। रसोई में जाकर पूजा जैसे ही नींबू काटने जाती है, पूजा को रसोई में देखते ही अपनी खिड़की से अनीता कहती है, सुबह के 8 बज रहे हैं, अगस्त का महीना है, इतनी धूप भी नहीं है कि शिकंजी बनाई जाए। आपको रसोई में रहना है क्या भाभी? अच्छा याद दिलाया भाभी आपने। अरे पूजा, क्या कर रही थी तू ये? पूजा बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, गर्मी का मौसम तो है नहीं मम्मी जी कि शिकंजी बनाई जाए। जग में पानी भरा हुआ है, आप ले लीजिएगा, और नाश्ता मैंने बना दिया है, मैं ज़रा बाहर होकर आती हूँ। ये कहकर पूजा अनीता के घर चली जाती है। बहू ने तुझे शिकंजी देने से मना कर दिया, यह तो बड़ी अजीब बात है। अब रसोई में तीनों वक्त का मिलाकर एक ही वक्त का खाना बनता, बाकी सभी को वही खाना गर्म करके खाना पड़ता। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एक दिन निखिल अपनी भाभी से कहता है, कल अगर मटर खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए, नहीं भाभी? मौसम है क्या मटर खाने का देवर जी? इतनी अच्छी आलू की सब्जी बनाई है मैंने, खाइए, मजे लूटिए। वैसे बड़े दिन हो गए, आजकल पकोड़े भी नहीं बनते। तुम तो पहले कभी छोले भटूरे, कभी पाव भाजी, क्या क्या नहीं बनता था हमारे घर में। ये पाव भाजी, छोले भटूरे छुट्टियों में अच्छे लगते हैं। अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना, फिर दिवाली आएगी, उस दिन बना दूंगी। रोज रोज बनाने की चीजें थोड़ी ना ये। अच्छा ठीक है। इस तरह अनीता की बात सुनकर पूजा किचन से फ्री रहना शुरू कर देती है। अब दिन भर फ्री बैठी पूजा को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, जिस कारण वो चिड़ी चिड़ी रहने लगती है। इसके अलावा घर के लोग बार बार एक ही खाना खाने से परेशान होकर कम खाना शुरू कर देते हैं। पता है मम्मी, आज मैंने वेट चेक किया, पिछली बार 75 था और आज 71। मुझे भी ना आजकल बस चक्कर आते रहते हैं बेटा। बहू ने हम सबकी आदतें ही बिगाड़ दी थी। गर्मा गर्म खाना खिलाती थी, स्वादिष्ट खाना खिलाती थी। अब तो एक ही वक्त बना हुआ खाना बार बार खाने का मन भी नहीं होता। एक काम करती हूँ, आपसे मैं ही खाना बना लेती हूँ। और अपने घुटने के दर्द से परेशान, शरीर में 10 बीमारियां लिए सुजाता जैसे ही रसोई में जाकर स्टव ऑन करती है, पूजा भागते हुए रसोई में आती है और अपनी सास का हाथ पकड़ लेती है। 4 महीने पहले ही जल गई थी ना आप? डॉक्टर ने आपको गर्म चीज़ों के पास जाने से मना किया है, फिर भी आप किचन में आ गई। अब तुझे काम करने में थकावट हो रही है ना बेटा, तो मैं काम कर लेती हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है, काम तू करे या मैं करूँ? और डॉक्टरों का तो रह नहीं दे, वो तो चाहते ही नहीं कि उनके पेशेंट कोई काम करे, ताकि उन्हें उनकी फ़ीस मिलती रहे। मैं भी कितनी पागल थी मम्मी जी, जो अनीता भाभी की बातें सुनकर अपने घर वालों की फिक्र ना करके सिर्फ खुद की सोच रही थी। दिन भर मैं फ्री ही रहती हूँ मम्मी जी, कोई काम नहीं होता करने को। अकेले बैठे रहने के कारण मेरे सर में और दर्द हो जाता है। ये रसोई मेरी है मम्मी जी, और इसे मैं ही संभालूंगी। पूजा ये कह रही थी कि तभी अचानक अनीता के घर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। उसका पति उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर ले आता है। मेरी माँ को मुझसे अलग कर दिया तुमने, अब तुम मुझे भी मारना चाहती हो। कितना फ्रस्ट्रेटेड करोगी अनीता? तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगी मुझे पता है, पर मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ और ये रखोगी ये घर अपने पास। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जो खाना बनाने के काम को पुण्य का काम ना समझकर बोझ समझे, उसके घर में तो ये होना ही था। ये कहकर पूजा अपनी रसोई की खिड़की बंद कर लेती है ताकि उसे कभी भी अनीता का चेहरा ना देखना पड़े। कुछ देर में पूजा सभी के लिए उनके पसंद के पकौड़े बनाकर बाहर ले आती है। अरे वाह, बिना बारिश के पकौड़े। राधा का लक बहुत अच्छा होता है, जिससे सिर्फ उसके ही नहीं पर साथ वाले लोगों के भी काम बन जाते हैं, जिस वजह से उसके दोस्त और परिवार वाले हमेशा किसी भी जरूरी काम के लिए राधा को अपने साथ ले जाते हैं। अरे राधा कहाँ मर गई, जल्दी इधर आ। अरे देख तो, लॉटरी का रिजल्ट आने वाला है, मेरी टिकट का नंबर तो देख जल्दी से। सास के बुलाने पर राधा अपने सारे काम छोड़कर लॉटरी का रिजल्ट देखने जाती है और सास लॉटरी जीत जाती है। अरे जीत गई भाई, जीत गई। मेरी 2 लाख की लॉटरी लग गई। वैसे तू किसी काम की हो या नहीं ये तो नहीं पता, पर तेरा गुड लक मेरे बहुत काम का है। अब मेरे सर पर क्यों खड़ी है, जा जाकर काम कर। राधा की सास को
उसकी गुड लक से ज्यादा ना अपनी बहू की फिक्र है और ना ही उससे प्यार। पर राधा कभी किसी चीज की कोई शिकायत नहीं करती। लॉटरी जीतने के अगले ही दिन अचानक सास की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा, फुल बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। आपको जो करना है कीजिए। सास के सारे टेस्ट होते हैं पर कोई बीमारी नहीं निकलती, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज तो मिल जाता है, लेकिन लॉटरी में जीते सारे पैसे बिल देने में निकल जाते हैं। अरे वही बात हो गई, हाथ आया पर मुंह को ना लगा। मम्मी जी, पैसा आता जाता रहेगा, जान ज्यादा प्यारी है। राधा की बात को इग्नोर करते हुए सास घर से निकल जाती है। तभी पड़ोस वाली निम्मी आंटी उनके घर आती है। मैंने कहा घर में कोई है? जी आंटी कहिए। अरे अच्छा हुआ राधा तू मिल गई, मुझे ना अर्जेंट में तेरी मदद चाहिए। निम्मी राधा को कुछ बताए बिना सीधा अपने घर की रसोई में ले जाकर उसे खड़ा कर देती है। ये भटूरे अच्छे बनना किसी गुड लक से कम नहीं, इसलिए प्लीज जब तक जमाई के घर वाले खाना खा रहे हैं तू यहीं रहना। आंटी जी, बस भटूरे फूल जाए इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। ठीक है, मैं हेल्प कर देती हूँ। अब दोनों मिलकर भटूरे बनाने लगती हैं, जिसके बाद निम्मी आंटी राधा की मदद के लिए उसे भी छोले भटूरे खिलाकर घर वापस भेजती है। इसी तरह राधा अपने गुड लक से खुशी खुशी कभी दोस्तों, कभी पड़ोसी तो कभी घर वालों की मदद करती रहती है। तुम्हें तो अपना बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए, अच्छे पैसे कमाओगी। कैसी बात करती हो? ऐसा सौभाग्य भगवान हर किसी को नहीं देता और हमें इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। अरे जिस गुड लक को तुम अपना सौभाग्य मानती हो उससे और तुम्हें लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करके भूल जाते हैं। राधा की बात पर हंसकर राधा कमरे में और माधव ऑफिस चला जाता है। उसी शाम राधा के गुड लक की मदद से सास दूसरी लॉटरी जीत जाती है। अरे 2 गए तो क्या, इस बार तो 3 लाख मिले हैं, इनका अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। और इसी के साथ अगले दिन सास दोबारा हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां एक बार फिर सब चेकअप और टेस्ट के बाद कोई बीमारी नहीं निकलती, लेकिन हॉस्पिटल में रहने और बाकी सब का बिल मिलाकर 3 लाख का बन जाता है। सब घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन माधव अपनी डील अच्छे से पूरी करने के लिए राधा को अपने साथ ऑफिस लेकर जाता है। फिक्र मत करो, डील फिक्स हो जाएगी। अब माधव मीटिंग रूम में जाता है और कुछ ही देर में डील फिक्स करके बाहर आ जाता है। अरे कल तक वो डील कैंसिल होने की कगार पर थी और आज तुम्हारे आते ही फिक्स हो गई। अगर आज तुम यहाँ नहीं होती तो शायद मेरी जॉब चली जाती। तुमने मुझसे शादी करके मेरी पूरी लाइफ ही गुड लक कर दी है यार। अच्छा जी, फिर इस लाइफ टाइम गुड लक सब्सक्रिप्शन के लिए क्या अमाउंट देंगे आप? जो तुम बोलो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। डील की खुशी में दोनों पति पत्नी शॉपिंग पर चले जाते हैं, जहां से वो शाम को आइसक्रीम खाते हुए घर वापस आते हैं। जहां पहले से लॉटरी जीतकर भी हारने की वजह से गुस्से में बैठी सास उन दोनों को एक साथ देखकर ज्यादा चिढ़ जाती है। ये सही है, मेरी लॉटरी पर मनहूसियत लगाकर पति के साथ शॉपिंग कर रही है। मम्मी जी, हम यहाँ सिर्फ माधव की नई डील सेलिब्रेट कर रहे थे। ओहो, वही तेरे गुड लक से मिली होगी ना डील। देखना उसका भी वही हाल होगा जो मेरी लॉटरी का हुआ। अरे सब डूब जाएगा। मम्मी, कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा तो मत बोलो। आप एक लॉटरी के पीछे अपने बेटे की खुशियों को बद्दुआ कैसे दे सकती हो? डोंट वरी, ये कुछ भी बोले तुम्हारी डील पर कोई असर नहीं होगा। हाय देखो तो जरा हिम्मत। तेरी शादी अपने बेटे से कराई जिससे गुड लक इस्तेमाल कर करोड़पति बन पाऊं, ना कि बैठकर तेरी बकवास सुनने के लिए। अपनी मम्मी की बातें सुन माधव हैरान रह जाता है। आप राधा के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती। अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। ये तो उसकी अच्छाई है कि वो हमेशा सबकी निस्वार्थ सेवा और मदद करती रहती है। अगर चाहे तो गुड लक के बदले आपसे क्या, किसी से कोई भी काम करा के खुद करोड़पति बन सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है और आपको भी नहीं करना चाहिए। मम्मी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ऐसे स्वभाव के साथ
हमेशा हार ही हाथ लगेगी। सास को ऐसा बोल राधा रसोई में चली जाती है, जिसके पीछे माधव भी रसोई में आता है। तुमने ऐसा क्यों बोला कि हमेशा हार मिलेगी? क्योंकि मम्मी का स्वभाव मेरे और गुडलक के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उनके साथ अच्छा नहीं हो सकता। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जो इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी मतलब से गुडलक का इस्तेमाल करता है और फिर उसके लिए कोई इज्जत नहीं दिखाता, तो गुडलक उसके साथ नहीं रहता और उसका बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। जैसे कोई बीमारी नहीं होने पर भी मम्मी लॉटरी जीतते ही हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। ओह, तो वो इस वजह से होता है। मतलब अगर कोई गुडलक का इस्तेमाल कर उसकी इज्जत नहीं करेगा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। फिक्र मत करिए, किसी की जान पर कोई खतरा नहीं है। बस उतना ही होता है जितने में गुडलक से बना काम बिगड़ जाए। रसोई के बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही सास ये सुनते ही रसोई के अंदर आती है। आखिर आज पक्का हो गया कि मेरे बने हुए काम ये कुल्हड़ औरत ही बिगाड़ रही है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये गुडलक का नियम है। अरे जब गुड लक तेरा है तो नियम भी तो तेरे ही बनाए होंगे ना, जिससे मैं कभी अमीर ना बन पाऊं। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। जब मैं छोटी थी तो मेरा लक बहुत खराब था, जो काम करने जाती बिगड़ जाता। इसलिए मम्मी पापा एक सिद्ध बाबा के पास लेकर गए। उन्होंने मुझे इस गुड लक का वरदान दिया और साथ ही ये नियम भी बनाए। तुमने आज से पहले ये सब क्यों नहीं बताया? क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आज मम्मी को सच पता नहीं चलता और वो जबरदस्ती अपने लालच के लिए दोबारा गुड लक का इस्तेमाल करती तो ये शायद हमेशा के लिए चला जाता। देखा माँ, तुम सिर्फ अपनी मैं की दुनिया की वजह से असली दुनिया में क्या तूफान खड़ा कर रही हो। बेटे बहू की बात सुनकर सास को अपनी गलतियों का एहसास होता है और उसी दिन से वो अपने पर्सनल एजेंडा के लिए गुड लक का इस्तेमाल करना छोड़ परिवार के साथ खुशी से रहती है।